नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आपको बता दें, आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन। इसी बीच महात्मा मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया जाना है। बिल्कुल, तस्वीरें देख रहे हैं आप लोगों में किस तरह का हर्षोल्लास है। दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का और कई वैश्विक नेताओं के साथ आज मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल देखिए, लोगों में उत्साह देखते ही बनता है जब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह क्षेत्र भी जाते हैं या फिर कहीं भी। तो यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए, हाथ पे बैनर हैं, पोस्टर हैं और सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया और आज दौरे का दूसरा दिन है। कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो तमाम वैश्विक नेताओं के साथ ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है। दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात पहुंचे हैं। कल देखिए किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए थे नरेंद्र मोदी। तमाम लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की थी और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तमाम वैश्विक नेताओं से मुलाकात होगी। उसी के साथ देखिए ये तस्वीरें, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं जिसमें हाथ में बैनर है, पोस्टर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर किस तरीके से उतर आते हैं, एक बार फिर से वही झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीपिका, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो काफ़ी अपने आप में काफ़ी मुखर है। लोकप्रिय नेताओं में से जाने जाते हैं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें और हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि दूसरे देशों के नेताओं के साथ मुलाकात करें और रिश्ते जो हैं वो प्रगाढ़ करें। जाहिर सी बात है मोनिका, और यही एक बड़ी वजह भी है कि लोकप्रिय नेता की लिस्ट में वो शुमार हैं। सबसे यूँ कहे कि जब लिस्ट में नाम शुरू होता है तो लोकप्रिय नेताओं की जब लिस्ट बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी शुमार है। यूँ कहे सभी उनको सर आँखों पर रखते हैं, ना सिर्फ देश बल्कि आपने अक्सर देखा होगा जब ये ब्रिटेन की यात्रा करते हैं, अमेरिका की यात्रा करते हैं, तब किस तरीके से लोग उनको अपने सर आँखों पर बिठाते हैं। और उसी की एक छोटी सी झलक हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर नहर में एक वैन पलट गई है। विभाग अधिकारियों की गाड़ी भी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गाड़ी का टायर फटने की वजह से यह हादसा पेश आया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त किस तरीके से बड़ा हादसा ऋषिकेश में हुआ है। गाड़ी का टायर फटा जिसमें सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। तो ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा, नहर में पलटी है वन विभाग अधिकारियों की गाड़ी। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि गाड़ी का टायर फटने से हादसा हुआ। और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वन अधिकारियों की जो वैन है वो गुजर रही थी, तभी टायर फटने से यह हादसा हुआ और घायलों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। लेकिन जो इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिजनों में रोष है, दुख व्याप्त है। देखिए, 5 लोगों की मौत हुई है, ये बड़ी बात है। किस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ, तो फिलहाल 4 लोगों की मौत और 5 घायल हुए हैं। तस्वीर देखिए जरा आप। इस दुखद घटना की सूचना मिली जिसमें हमारे विभाग के 2 रेंज ऑफिसर्स और एक एसडीओ मिसिंग है, 4 लोगों की डेथ हुई है तो 5 लोग एम्स में भर्ती हैं। बहुत ही दुखद घटना है। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, जब से जिप्सी का निर्माण बंद हुआ तो इसकी कई राज्यों में इसका ट्रायल हुआ है। मैंने भी इसमें ट्रायल किया था
और आज सुबह ही हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और डायरेक्टर राजेश जी ने भी इसे ट्रायल किया, लेकिन शाम को जब ये 10 लोग इसमें निकले हैं तो अभी घटना की जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि टायर बस्ट हुआ है किसी पत्थर या पेड़ से टकरा के और लोग संभवतः उछल गए। एक SDO मिसिंग है जो संभवतः नहर में कहीं समा गई होगी, पानी रुकवा दिया गया है और 4 लोगों की डेथ हुई है। मैंने तत्काल घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कई अच्छे अफसर इसमें जिनका निधन हुआ। जिला बैराज के पास में एक फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई और उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है, 5 घायल और 1 मिसिंग है। अब इस संबंध में तो डिटेल अभी नहीं जानी जाती है, परंतु प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। इधर बढ़ते खबरों में आगे अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। इसी को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश भर में कई स्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें मस्जिद और मजार भी शामिल हैं। यहाँ 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता यासिर जिलानी से खास बातचीत की। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रस्थान को लेकर जहां तमाम देश में तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी इसको लेकर एक विशेष तैयारियां कर रखी हैं। आइए इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब से। सर, क्या विशेष तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, हमने जो कार्यक्रम तय किए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में लगभग 1200 स्थानों पे हमने छोटे बड़े ज़िलों में, मंडलों में, जनपदों में हम सौहार्द, भाईचारा, इत्तेहाद का पैगाम देना चाहते हैं। भगवान राम 140 करोड़ के आराध्य हैं और जब वो अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो सदियों बाद अपने घर को जा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है कि इस हर्षोल्लास में सबके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी भी भूमिका दिखाएं लोगों को। इस सिलसिले में दिल्ली में हमने 36 जगहों को चिन्हित किया है, जिसमें दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, जिनके बाहर हम दीपोत्सव मनाएंगे, दीप जलाएंगे और लोगों को सौहार्द, भाईचारा का मैसेज देंगे, जो भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा है। और दिल्ली के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रहेंगे, उनके साथ उनकी टीम रहेगी। बाकी जगहों पे हमने लोगों को तय करना है, उनको कार्यक्रम बताया है। आगे भी अभी पूरी टीम उनके साथ मिल के बात करेगी और कार्यक्रम ये रहेगा कि हम सौहार्द की बात करें। हम 140 करोड़ लोगों में हैं और 140 करोड़ के आराध्य भगवान राम हैं। भारत की संस्कृति में उनकी एक बड़ी पहचान है, इसलिए हमारा कर्तव्य हम निभा रहे हैं। ठीक सर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिससे लेकर अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हर कोई भगवान राम के इस कार्यक्रम में कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहता है। अयोध्या में श्री राम भक्तों के लिए भोजन के प्रसाद में बनने वाली रोटियों को मशीनों के द्वारा लगाया जाएगा, जिसे अजमेर की एक फैक्ट्री ने तैयार किया। ये रोटी मेकर मशीन 1 घंटे में 1200 रोटियां बनाएगी और इस प्रकार 7 मशीनें तैयार हो रही हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रोटी मेकर मशीन को अयोध्या के लिए भेजा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो हर कोई अपनी अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहता है और उसी में ये रोटी मेकर की मशीन जो है वो बनकर तैयार की गई है और ऐसी और मशीनें तैयार की जाएंगी और अयोध्या भेजी जाएंगी। बड़ा मौका है, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ देखिए, ना सिर्फ मोनिका, ननिहाल से, ददिहाल से, यूं कहें उनके ससुराल से भी तमाम तरह के उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। देखिए, सभी इसमें अपनी जन भागीदारी चाहते हैं और इसी बीच जो खबर आ रही है वो ये कि रोटी मेकर को भी भेजा जाएगा, क्योंकि कई भंडारे इस दौरान होंगे, कई लोगों को खाना खिलाया जाएगा, बड़े पैमाने पर प्रसाद तैयार किया जाएगा। बाईस तारीख को जिस प्रकार से 500 वर्ष पुराने संघर्ष के बाद
भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और कई सैकड़ों हजारों कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया। वास्तव में वह दृश्य 22 तारीख को हमारी सबकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। सारा भारत भगवामय और राममय बना है। इसमें अजमेर की भी उस सहभागिता बनने जा रही है। इसके लिए ये सर्वेश्वर मशीन टूल्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जो मशीन बनी है वह सीता भोजनशाला में जा रही है, जो 1 घंटे के अंदर 1200 चपातियाँ करेंगी। इस प्रकार की 8 मशीनें जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अजमेर वासियों का भी सौभाग्य का विषय है। इधर मोहाली और चंडीगढ़ में बाल आयोग को एक अवैध मदरसे की खबर मिली थी, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चों को अप्राकृतिक हालात में रखा जा रहा था। बाल आयोग के कुछ सदस्यों ने मौके पर निरीक्षण किया, वहां से बच्चों को शिफ्ट किया गया। इन दोनों मुद्दों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से खास बातचीत की है। आपको उसी बातचीत के कुछ अंश सुनाते हैं। मोहाली के घने जंगलों में अवैध मदरसे को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है, जहां कुछ बच्चों को उन घने जंगलों में रखा गया था। क्या उन बच्चों से हुआ था और क्या चीजें चल रही थी, इस मुद्दे पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। सर, वो जो मस्जिद और वो दरगाह बनाई गई थी, क्या था मामला पूरा? देखिए, मोहाली के पास हिमाचल की सीमा पे जंगल के बीच में पेड़ काटकर, जंगल काटकर एक दरगाह और एक मदरसा बनाया गया है। वहाँ मेवात से ले जाके बच्चों को रखा गया है, खुले में, ठंड में, प्रॉपर कपड़े नहीं, प्रॉपर बिस्तर नहीं, टीन शेड में बच्चों को रख के, वहाँ बाथरूम नहीं, टॉयलेट्स नहीं, हाल तक बिजली भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में बच्चों को रखा गया है। बच्चों से हमने बात की तो उनमें से कोई भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट नहीं बनना चाहता। हर एक बच्चे को मुफ्ती ही बनने की तमन्ना है। हमने मौलवी से जब बात की तो जो मौलवी था वो खुद 5वीं पास है और उसका कहना ये था कि वो खुद के बच्चों को तो पुलिस में भर्ती करने के लिए, जज बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए स्कूलों में पढ़ा रहा है, पर ये बच्चे जिनके नाम पे वो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और पैसा बनाते हैं, उनको बुनियादी तालीम के हक से महरूम रखा जा रहा है। सर, अगर बात की जाए चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में भी आप गए थे एक जगह जहां कुछ हिंदू बच्चे भी मिले थे। सर, मदरसे में हिंदू बच्चे? हाँ, ये एक सवाल है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हमको इसके प्रमाण मिले। फिर हमने कई जगहों पे जाके मदरसों में मालूमात की। तो चंडीगढ़ के मदरसों में हाल ही में देखिए, मदरसे 3 तरीके के हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अब उन मदरसों की जो सरकार की रिकग्निशन में है, यानी सरकार से पैसा ले रहे हैं। जो मोहाली के मदरसे की बात थी, वैसे मदरसे 80,000 के आसपास हैं देश में जो सरकार से पैसा नहीं लेते। वैसे मदरसे जो सरकार से पैसा या मान्यता लेते हैं, वैसे मदरसे भी 15-20 हज़ार देश में हैं। लेकिन उन मदरसों में हिंदू बच्चों को रखने का जो सिस्टम है, हमको मदरसे में चंडीगढ़ में हिंदू बच्चे मिले। हमने सरकार को इस बारे में मालूमात करने के लिए बोला है। हमने देश भर में सभी राज्य सरकारों से बोला। अभी तक हमको बहुत स्पष्ट और बहुत पुख्ता जानकारियाँ राज्य सरकार देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए पहले फेज़ में हमने 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को सम्मन करके बुलाया है। 12 तारीख से ये सम्मन की कार्रवाई शुरू होगी। उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि आखिर मदरसों में जो हिंदू बच्चे हैं उनको निकाल के स्कूल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बातचीत बन रही है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी इस बाबत बातचीत भी कर रही है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन फिलहाल जारी है। लगातार बातचीत हो रही है। घटक दल आपस में सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी बातचीत करेगी कांग्रेस की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों को मनाना भी है और यूं कहें कि कोई रूठ ना जाए, इसका पूरा ख्याल रखना है।
कल किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी सहमति बन रही थी। यदि हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर चर्चा चल रही थी, विचार विमर्श चल रहा था। क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना कहना है, उनके अलग आंकड़े हैं, कांग्रेस के अलग आंकड़े हैं। अब देखना ये होगा किस तरीके से INDIA गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर विचार विमर्श किया जाता है। हालांकि तमाम पार्टियां जो हैं अपने भीतर खाने में विचार मंथन कर रही हैं। इसके बाद एक पटल पर तमाम पार्टियां आएंगी और सीट शेयरिंग पर फिर बातचीत की जानी है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में चर्चा किसको कितनी सीटें दी जाए, कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर, कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी, उसे लेकर आज बैठक होनी है। कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी में बातचीत होगी। लगातार इसे लेकर मंथन जारी है, आंकड़ों पर चर्चा की जा रही है कि आखिर किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाए, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी। और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में बैठक होनी है। हम आपको बता ही रहे हैं, इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर उलझन बनी है। देखना होगा कि बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। इसी के बीच शिवसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से न्यूज इंडिया के सहयोगी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका मैम, जिस अभी कल बैठक होने वाली है महाराष्ट्र और कांग्रेस को लेकर, सीटों का बंटवारा 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें आती हैं, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या मंथन किया जाएगा, क्या कुछ निकलेगा? देखिए, ये जो चर्चा चल रही है ये काफ़ी समय से जो हमने एक पटरी पे अलायंस लेकर आए हैं और करीब 26 पार्टियों का ये पॉलिटिकल अलायंस है, तो उसमें डिस्कशन होगा, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, पर डिसीजन लिया जाएगा। और डिसीजन तभी होगा जब डायलॉग होगा। डायलॉग हमारे चल ही रहे हैं। होने वाली मीटिंग को लेकर मैं बस एक ही बात कहूँगी कि ऑलमोस्ट ये जो सीट शेयरिंग का आइडिया है वो फाइनल होने ही वाला है। 1-2 दिन की बात है। ये फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल, जो फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल से पहले जो चर्चा होती है उसको लेकर होगा। कल एनसीपी के नेता भी मौजूद रहेंगे, यूबीटी आपकी शिवसेना के नेता भी मौजूद रहेंगे, तो सीटों को क्या क्रमशः क्या संख्या कितनी होगी कि इतनी कांग्रेस को दी जाएगी, एनसीपी पे इतनी? देखिए, वो सब चर्चा का विषय है, पर अगर आप 2019 के आंकड़े देख लीजिए तो कांग्रेस 1 सीट जीती थी। अनफॉर्चुनेटली उनके एमपी की डेथ हो गई है, तो अभी उनके पास कोई सीट नहीं है। एनसीपी के 5 सीट हैं और बाकी 19 करीब शिवसेना के पास हैं। तो जो हमने 23 सीट पे हम लड़े थे, जब हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हम 23 सीट पर लड़े थे। और 23 सीट में से बाकी सारी सीट जो हम हारे थे वो बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं। बाकी 19 पे हम विजय हुए हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम वो सारे सीट्स जो हैं टर्न अराउंड फिर से करेंगे, क्योंकि पार्टी का जो काडर है मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। तो हमने यही कहा है कि 2019 की जो फाइट है उसको देखकर, अगर ध्यान में रखकर ये डिसीजन होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। इधर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का इस बीच जायजा भी लिया जाएगा। इस बीच आपको ये भी बता दें किस तरीके से बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना पुलिस ने एक बड़े ही गैंग का खुलासा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शातिर चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का माल, नकद रुपए और एक कार बरामद की गई है। सभी आरोपियों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो फिलहाल चोरों के कब्जे से नकदी बरामद की गई है। शातिर चोरों के गिरोह का खुलासा हुआ। आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर, डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना दादरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने अभी ये लगातार पिछले सप्ताह कई चोरी की घटनाओं का अनावरण किया है। ये गैंग 5 लोगों का है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक फोर्ड फिगो गाड़ी मिली है और एक कैंटर मिला है। एक गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम आरिफ, मुकुंद, कपिल, तुषार, जावेद है।
ये लोग यहाँ पे जो निर्माणाधीन साइट हैं उनकी दिन में रेकी कर लेते थे। निर्माणाधीन साइट, पेरिफेरल और अन्य प्राइवेट संस्थानों से इन्होंने सरिया और अन्य लोहे के सामानों को चोरी किया है। इसमें से जो अभियुक्त आरिफ है, इसकी अपनी एक कबाड़ की दुकान है और ये वहाँ ले जाकर के इसको बिक्री करते थे। इनके पास जो बरामद माल है उसके आधार पर इनमें से संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास भी है और इनके बारे में अन्य जानकारी जुटा करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोएडा पुलिस ने महिलाओं पर अत्याचार और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए FDRC मतलब फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक के जरिए जो भी महिलाओं की पारिवारिक समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस क्लिनिक पर फैमिली एक्सपर्ट की सहायता से पुलिसकर्मी समस्याओं को सुनेंगे, निस्तारण देंगे। देखिए, पब्लिक और पार्टनरशिप के क्रम में हम लोगों के पुलिस विभाग के द्वारा एक इनिशिएटिव लेते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में उनकी लीगल फैकल्टी और साइकोलॉजिकल की जो फैकल्टी है उसके संरक्षण में इस क्लिनिक को, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक को आज यहाँ पे प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य डोमेस्टिक वायलेंसेस के, डाउरी हरासमेंट्स के, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ अन्य तरह की हिंसा से भी जो हमारी महिलाएं त्रस्त रहती हैं या शिकायत करती हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स के अनुरूप उनका मीडिएशन के द्वारा रेजोल्यूशन कराना इसका उद्देश्य रहेगा। परिवार को टूटने से बचाना उसका उद्देश्य रहेगा। चूँकि हम इसमें साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं, इसलिए क्वालिटी ऑफ मीडिएशन में सुधार आएगा, उसकी गुणवत्ता आएगी और उसमें हमको लगता है कि परमानेंट रेजोल्यूशन होने की दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। इधर लखनऊ एसएसपी अभिषेक सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो भी कार्यक्रम होने हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और मुजफ्फरनगर में भी आगामी 26 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहेगा। एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र और कन्वेक्शन का जो काम जनपद में चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। एसएसपी अभिषेक सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम जानकारियां दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसे लेकर क्या सुरक्षा रहेगी, इस बाबत उन्होंने मीडिया को सूचित किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्ते।